दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने देश की सियासत भी बहुत ही रंगीन है। इसके बड़े रंग हैं, जैसे अपने समाज के बड़े रंग हैं। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ घटता है, कहीं कोई रिएक्शन होता है। अब अपने देश की संसद में एक दिन नीली बाल्टी दिखी। जो नई नई संसद की बिल्डिंग बनी है, तकरीबन 971 करोड़ रुपए इसके लगे हैं और 971 करोड़ रुपए जो लगे हैं, महज 28 मई 2023 को ये बिल्डिंग बनी है। एक साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ और उसमें पानी टपकने लगा छत में उसके। और वो पानी जब गिरने लगा तो जो कर्मचारी गण हैं, जो रखरखाव देखते हैं पार्लियामेंट का, उन्होंने वहां पर नीले रंग की बाल्टी लगा दी। अब नीले रंग की बाल्टी लगा दी वहां पर, तो लोगों की नजर उस पर गई। एक माननीय सदस्य विपक्ष के, उन्होंने उसका फोटो लेकर के और पब्लिक कर दिया और बताया कि ये छत टपक रही है और पानी नीचे बाल्टी में आ रहा है। इसी तरह से बहुत सारे सांसदों ने, बहुत सारे टिप्पणीकारों ने, स्वतंत्र टिप्पणीकारों ने भी इसको खूब मजा लिया इस पर। राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने भी राज्यसभा में इस पर टिप्पणी की। कई अन्य लोगों ने टिप्पणी की और कांग्रेस पार्टी के जो एक सांसद हैं माणिकम टैगोर, सबसे पहली टिप्पणी उन्हीं की थी, जो उन्होंने ट्वीट करके इस पर फोटो डाला था। अब इस पर लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि भाई, अपने देश की जो पुरानी संसद है वो तो 1927 की बनी हुई है। 1927 में बनकर वो तैयार हो गई थी। जो गोल गुंबद, गोल गोल जो गोलाकार जो संसद है, बड़ी खूबसूरत, और भारत की पार्लियामेंट के रूप में भारत की डेमोक्रेसी को सिंबलाइज करने वाली बिल्डिंग तो वही है। आज भी आप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भारत में लोगों को पूछिए कि भारत की संसद कैसी है, तो लोग कहेंगे वो गोल संसद है, गोलाकार है। हम जब भी संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे मन में वो चित्र उपस्थित जो होता है वो गोलाकार संसद का है। तो वो गोलाकार संसद जो है 1927 में तैयार हुई थी और वो छूती नहीं, आज भी नहीं छूती। ठीक है, थोड़ी बहुत मरम्मत की जरूरत तो हर बिल्डिंग को होती है, लेकिन उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि उसके सेंट्रल हॉल और मेन जो गेट है उसके बीच में जो अहाता है बड़ा सा, जिसमें कई बार फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, उस अहाते में पानी इकट्ठा हो जाता है। मैंने लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर किया है, तो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को मैं चप्पे चप्पे उसके जानता हूं। तो कई जगह पानी वहां भी इकट्ठा हो जाता है बरसात में, और कई बार हम लोग जाते थे तो असुविधा होती थी, तो कई बार चबूतरे से जाते थे और सेंट्रल हॉल पहुंचते थे, ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों, ये नौबत नहीं आई कि नई नई बिल्डिंग बनी हो और उसमें नीली बाल्टी नीचे लगानी पड़े ताकि पानी फैले ना। और यहां तक कि जो बाहर से आ रहे लोग हैं, कहीं और सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, अधिकारी हैं, या कोई भी है गणमान्य व्यक्ति, अंदर जाने के लिए भी कई बार देखा गया कि परेशानी लोगों को बहुत हुई, बहुत ज्यादा हुई, क्योंकि आप जूते पहने हैं, आप चप्पल पहने हैं, परेशानी है, कपड़े पहने हैं, तो इतना पानी गिर गया ज्यादा बरसात में उस पूरे इलाके में कि आने जाने में परेशानी हुई। तो उस दिन संसद की बिल्डिंग को लेकर, उसकी स्थापत्य को लेकर, उसकी संरचना को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे, लेकिन ये सब बात आई गई हुई। अब सवाल इस बात का है कि अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यही स्थिति है तो भाई पुरानी बिल्डिंग में ही कुछ समय के लिए चल देते हैं, जब सब ठीक हो जाएगा, बरसात बंद हो जाएगी तो फिर लौट आएंगे। अब क्या जाने कि मौजूदा जो सरकार है अगर अगले चुनाव तक बनी रहती है और उसके बाद भी बनी रहती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या ठिकाना कि जो विपक्ष है अगर वो सत्ता में आया तो अखिलेश यादव या राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता ये कहें कि भैया हमको तो पुरानी संसद ही अच्छी लग रही है, उसी को हम ठीक से रिनोवेट कराकर हम उसी में काम चलाएंगे। एक यह भी बात चल रही है। तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन नई संसद की बिल्डिंग और पुरानी संसद की बिल्डिंग को लेकर बहुत सारे इस तरह के सीरियस और कई बार बहुत मजाकिया टिप्पणियां भी हमारे यहाँ हो रही हैं। लेकिन ये सब तो दोस्तों संसद की बिल्डिंग के बारे में है। अब एक और बात बहुत दिलचस्प है कि एक माननीय सांसद हैं
नई नई निर्वाचित हुई हैं हिमाचल से, बहुत मशहूर अभिनेत्री हैं, लेकिन जब कभी वो राजनीतिक टिप्पणियां करती हैं तो बहुत ही हास्यास्पद किस्म की टिप्पणियां करती हैं। अब मैं तो उन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके अभिनय क्षमता पर तो हम बात कर सकते हैं, उनके कलाकार के ऊपर तो मैं बात कर सकता हूं, लेकिन उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। कम से कम मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं ये नहीं चाहूंगा कि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर मैं बात करूं। लेकिन एक राजनीतिक क्षेत्र में पहली एंट्री है, शुरू शुरू में एंट्री है, तो कुछ बातें जो उन्होंने कही हैं, मुझे लगता है कि उन पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे, सोशल मीडिया के उन पे पहुंच गई, और उन्होंने राहुल गांधी जैसे एक नेता को, आप उनको पसंद करें ना पसंद करें वो अलग बात है। अब बहुत सारे लोग इस देश में हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, या पसंद भी बहुत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो विपक्ष के नेताओं को पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते हैं। लेकिन नापसंद करने का मतलब ये नहीं कि आप उनको ड्रगिस्ट कह दें, आप उनको शराबी कह दें, आप उनको कहें कि वो कहीं ड्रग लेकर के या शराब पीकर तो संसद में नहीं बोल रहे हैं, चक्रव्यूह की बात वो नहीं कर रहे हैं। ये तो मतलब इतनी वाहियात किस्म की टिप्पणी है जिसकी कोई किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से या किसी भी समझदार नागरिक से, किसी भी संजीदा व्यक्ति से ये कल्पना नहीं की जा सकती है। और वह भी जो जिन भाषा ने ये टिप्पणी की है, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही गैरवाजिब है, और उनकी पार्टी को चाहिए था कि उनको ये बताए कि उनको क्यों माफी मांगनी चाहिए, उनको क्यों माफी तत्काल मांग लेनी चाहिए, जिससे कि उनके जो आलोचक हैं या उनके जो निंदक हैं वो उनके बारे में उलझुल टिप्पणियां न करें। मेरा ये मानना है कि उनका नाम कंगना रनावत है, और कंगना रनावत के बारे में उलझुल जो टिप्पणियां अभी की जा रही हैं, उनकी पुरानी तस्वीरें पेश की जा रही हैं सोशल मीडिया में, वो भी मैंने पसंद नहीं किया। मुझे नहीं पसंद है किसी भी महिला के बारे में, किसी भी पुरुष के बारे में कि उलझुल बातें पेश की जाएं। उनके जीवन के अनेक क्षण होते हैं, एक अभिनेत्री के रूप में, एक कलाकार के रूप में, पता नहीं कहाँ कब वो डांस कर रही हैं, क्या कर रही हैं, ये हमारा मतलब नहीं है एक टिप्पणीकार के रूप में। लेकिन अब देख रहा हूं कि उसके तमाम जो फेसबुक पर और ट्विटर पर ये बातें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जरूरत है इस तरह की चीजों की, इससे बचा जाना चाहिए। और खासकर जब पब्लिक एक फिगर के रूप में आप पेश हुई हैं तो इससे बचना चाहिए था, क्योंकि आप करेंगी, आपके विरोध वाले कुछ करेंगे। सोशल मीडिया बेलगाम स्थिति अजीब सी है, वहां कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, और सबसे अधिक जो उल जलूल बात करने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो आपकी जो धारा है राजनीति की उससे जुड़े हुए हैं। कुछ सेल्स हैं अजीब अजीब तरह की, कोई आईटी सेल कहलाता है, कोई पता नहीं कौन सेल कहलाता है, उसके लोग तो किसी का भी मान वर्धन करने में बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जिम्मेदारी के वो लगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पहलू सामने आया, जो विपक्ष के नेता, आज की तारीख में राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी बात आपको पसंद है या नापसंद है, लेकिन ड्रगिस्ट और शराबी कबाबी क्या क्या किस तरह की टिप्पणियां आपने की हैं, तो ये मुझे लगता है राजनीति का एक बहुत ही बेसुरा रंग है, इससे बचा जाना चाहिए। और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए तत्काल चाहिए कि उनको स्ट्रिक्ट एक डायरेक्टिव दे कि किसी भी बड़े नेता या किसी भी सामान्य नेता को या किसी भी सांसद के बारे में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी वो न करें, ये अच्छा नहीं है। और तीसरी बात जो दोस्तों मैं कहूंगा, अश्विनी वैष्णव, इनके बारे में भी दो शब्द कहना बहुत जरूरी है। अश्विनी वैष्णव साहब आईएएस अफसर रहे हैं, और आईएएस अफसर के बाद वो केंद्र में मंत्री बन गए। जाहिर है उनके बहुत सारे संपर्क रहे होंगे राजनेताओं से, राजनेताओं के बहुत नजदीकी जो लोग होते हैं उनसे भी संपर्क रहे होंगे। अब वो एक दिन मैंने उनको देखा, पहले तो वो मीठी मीठी बातें करते रहे हैं, लेकिन एक दिन इतने क्रोध में वो दिखाई पड़े पार्लियामेंट के अंदर, वो बोल रहे थे और इल्जाम जो उन पर कुछ लगाया, लोगों ने आरोप लगाया कि भाई वो गैर जवाबदेह हैं, गैर जिम्मेदार हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं रेल के, और उनकी जो मिनिस्ट्री है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और वो स्वयं इस्तीफा नहीं देते, किसी और को काम करने नहीं देते। इस तरह की टिप्पणियां विपक्ष के लोगों ने की होंगी, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसके जवाब में वो इतने क्रोधित हुए, इतने गुस्से में बोल रहे थे कि उनका गुस्से में बोलते हुए देखना भी बड़ा दिलचस्प था। और लेकिन उनको तो ये जरूर समझना चाहिए कि वैष्णव जी, इस देश में ऐसे ऐसे रेल मंत्री हुए हैं जिन्होंने एक रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया, और ऐसे लोग हैं जिनको आप
हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े तारीफ करते हैं। नेहरू जी की आलोचना करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री की वो बड़ी तारीफ करते हैं। शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था जब वो रेल मंत्री थे, और सारे लोगों ने भी किया था। माधवराव सिंधिया जो अभी आपके जो एक कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सिंधिया साहब, ज्योतिराज सिंधिया, उनके पिताजी वो भी रेल मंत्री थे कांग्रेस शासन में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था। तो एक जिम्मेदारी का बोध भी करा रहा है अगर विपक्ष आपको, तो इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए था। लेकिन आप तो नाराज हो रहे हैं। अब 2023 से लेकर 2024 तक अब तक की जो एक्सीडेंट्स की सूची मेरे पास है, अगर मैं पढ़ूंगा तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ 2024 की बात कर रहा हूं। 28 फरवरी को एक हुआ, 25 जून को एक्सीडेंट हुआ, 17 जून को हुआ, 18 जुलाई को हुआ, 30 जुलाई को हुआ, और ये सिलसिला जारी रहा है। इसके अलावा अगर 23 का मैं बताऊं तो बालासोर सबसे बड़ी दुर्घटना थी जो ओडिशा की। इसके अलावा अन्य बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं, कुछ में हताहत लोग हुए हैं, कुछ में घायल हुए हैं। और ये जो डिरेलमेंट है, ये जो दुर्घटनाएं हैं, इनको रोकने की कोशिश के लिए मतलब आपको जाना चाहिए, न कि आपको गुस्सा करने के लिए जाना चाहिए कि लोग आरोप लगा रहे हैं। तीसरी बात जो दोस्तों मुझे एक नजर आई कि ये केवल संसद के टपकने का मामला नहीं है। इस बार तो देखा गया कि अयोध्या में बना राम मंदिर इतना रुपया लगाकर बना, इतनी मेहनत से बना, और वो भी टपकने लगा था। अभी जब बरसात हुई तो वो भी टपक रहा था। तो खैर उसके बारे में भी तरह तरह की दलील दी गई कि नहीं अभी निर्माणाधीन है, कहीं से पानी आ गया वगैरह वगैरह। अब देखिए वहां राम जी नहीं रोक पाए बरसात को टपकने से नीचे मंदिर में, और यहाँ सेंगोल जो पार्लियामेंट में है, इतना पवित्र छड़ी, इतना पवित्र वो क्या बोलते हैं दंड, वो भी रोक नहीं सका, पानी टपकने लगा। तो पानी किसी की बात नहीं मानता, पानी किसी को नहीं देखता, वो तो टपकना जहां होगा टपक देगा। तो ये अजीब सी बात है। और दोस्तों इसी बीच में राहुल गांधी वायनाड चले गए। जैसे ही दुर्घटना की उनको पता चली, बहुत बड़ा एक वहां पर भूस्खलन हुआ और उसमें तबाह हो गई पूरी की पूरी बस्ती, बहुत सारे लोग हताहत हुए। वो चले गए अपनी बहन को लेकर, प्रियंका जी को वहां देखने लोगों को। और वहां एक दिन क्या हुआ कि शायद दूसरे दिन उन्होंने रात को एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में बताया, उन्होंने जो बताया वो ये कि भाई उनकी जो चक्रव्यूह वाली स्पीच है पार्लियामेंट में, जो चक्रव्यूह की बात उन्होंने की कि 6 लोगों ने अभिमन्यु को कैसे मारा चक्रव्यूह रचकर, वैसे ही 6 लोग इस समय देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। और उनमें उन्होंने गिना दिया बीजेपी सरकार के टॉप लोगों को, और कहा कि यह भी एक चक्रव्यूह है जिसमें देश की जनता पिस रही है, उसको घेर लिया गया है, आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर वगैरह वगैरह, युवाओं को, सबकी बात की। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी चक्रव्यूह की स्पीच से सत्ता जो संरचना है, सत्ता जो सरकार है, वो इतनी नाराज हो गई है कि ईडी का छापा हमारे ऊपर डालने की कोशिश में है, और मुझे ईडी के इनसाइडर ने बताया कि छापा पड़ने वाला है आप पर। तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि भाई हम तो बिस्किट और चाय उनके स्वागत में लेकर रहेंगे, वो छापा मारे। अब इसको लेकर परेशानी कि राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बताने लगे कि ये अनर्गल प्रलाप कर रहा है, अनर्गल प्रलाप कर रहा है। लेकिन इसमें संकट ये है कि अगर छापा पड़ गया तो राहुल गांधी की जो बात है वो पक्की सच हो जाएगी। अगर नहीं भी पड़ा तो इसका मतलब कि जो पढ़ने वाला था उससे सरकार सचेत हो गई कि भाई और बदनामी हमारी समाज में होगी, तो वो नहीं डाल रही है। तो ले देकर ये मजा जो है राहुल गांधी ने ले लिया, और एक तरह से एक पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी भी ये सामने आ गई उनके इस 2 बजे रात को ये ट्वीट जो उन्होंने किया उसके जरिए। तो दोस्तों आज शनिवार था, मैंने सोचा कि आपको कुछ फुलझड़ियाँ, कुछ झलकियां जो अपनी सियासत की हैं उनको आपके सामने पेश करूं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।